हम दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गर्व करते हैं, उस लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। यही बीएलओ जब सही मतदाता की पहचान करने घर घर जाते हैं तो कोई इन्हें शक की निगाह से देखता है, तो कई लोग तो इन्हें घर में बैठने या पानी पीने तक के लिए नहीं पूछते हैं। लेकिन इन्हीं बीएलओ की बदौलत जब आप बगैर किसी बाधा के चुनाव में वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दुनिया को दिखाते हैं, तो आपको हमें गर्व का एहसास होता है। लेकिन आज इन्हीं बीएलओ की मौत पर सियासत हो रही है। आज इन्हीं बीएलओ को घर में कैद करने की धमकी दी जा रही है। राजनीति करते करते हम कहां तक पहुंचे हैं? कम से कम इन्हें तो बख्श देते। पिछले 20 दिनों में 6 राज्यों में करीब 16 बीएलओ की मौत के मामले में अब इस पे सियासत तेज हो गई है। इनमें से किसी ने सुसाइड करके एसआईआर के दौरान काम के दबाव का जिम्मेदार ठहराया, तो किसी को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इन दुखद घटनाओं ने एसआईआर के विरोध की आग में घी का काम कर दिया, और यह आग बिल्कुल फिलहाल बुझने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्यों? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लीजिए। देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब तक 6 राज्यों में करीब 16 बीएलओस की मौत के मामले सामने आए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, जबकि पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओस की मौत के मामले आ चुके हैं। बंगाल में 2 मामले सुसाइड के हैं। बीएलओस की मौत के पीछे अलग अलग वजह सामने आ रही है। किसी ने एसआईआर के दौरान तनाव और दबाव की वजह से आत्महत्या कर ली, तो किसी को हार्ट अटैक आ गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम हुआ, जो काजर प्रेशर हुआ, वो टाइम बाउंड हुआ, सब बहुत प्रॉब्लम हुआ। बहुत ज्यादा सारा रात जागकर काम कर रहे हैं। हमारा तो परिवार भी बहुत सफर कर रहा है। मतलब अपलोड नहीं हो रहा है, जो पब्लिक है वो तो नहीं समझ रहे हैं अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। अलग अलग राज्यों में बीएलओस की मौत ने चिंता बढ़ाने के साथ साथ सियासी पारा भी हाई कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन के मूड में हैं। उन्होंने बीएलओ के सुसाइड पर चुनाव आयोग की आलोचना की और पूछा कि एसआईआर की वजह से और कितनी जानें जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस बीएलओस की मौत के लिए एसआईआर और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। They are under tremendous pressure, and the BJP hooligans, all the leaders of BJP hooligans, those who have no organization in the West Bengal, they are going to CEO and going to Chief Election Commissioner for committing suicide, for creating pressure. Election Commission and the BJP leaders, mainly Subhendu Adhikari is responsible for all death. Criminal proceedings should be initiated against them immediately. एसआईआर और बीएलओस की मौत को लेकर राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओस की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। उन्होंने एसआईआर को एक सोची समझी चाल बताया। कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ खड़ी हुई है और दिसंबर के पहले हफ्ते में इसके खिलाफ दिल्ली में बड़ी विरोध रैली करने जा रही है। एसआईआर के हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि उसके जहां जहां अनुभव हुए हैं वो सीधे सीधे दिखता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की तरह काम करती है, और इसलिए वो जो भी अधिकारी भेजेंगे एसआईआर में उनके काम पर हमें संदेह है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी चुनाव जीत गई, इसलिए एसआईआर का चुनाव में असर नहीं हुआ, बल्कि एसआईआर के असर से जीते। इधर झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी के बीएलओ को लेकर भड़काऊ बयान ने सियासत को और गर्मा दिया है। बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। बीजेपी मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर राहुल और ममता समेत पूरे इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है। ये परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी
मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। और ये दोनों ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। बीएलओ एसोसिएशन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह बताया है कि वो भारी दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई कारण बताए हैं जिसकी वजह से उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने मृत और बीमार बीएलओस के लिए मुआवजे की मांग भी की है। उन्होंने अपने पत्र में काम के दौरान धमकियां मिलने की बात भी कही है। सवाल यह है कि क्या बीएलओस की मौत के पीछे एसआईआर ही असली वजह है या फिर विपक्षी दलों ने इसे सियासी हथियार बना लिया है जिससे वो चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर सके। मतदाता सूची के शुद्धिकरण से विपक्ष को क्या दिक्कत है और उनके वोट चोरी के आरोपों में कितना दम है और क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई देगी? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में शहजाद साहब आपसे करना चाहूंगा, एसआईआर पर विरोध कोई नया नहीं है, पिछले कई महीनों से एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर पर विपक्षी पार्टियों के शंकाओं को दूर करने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि एसआईआर पर विरोध और शंकाओं को दूर करना हमारा काम है ही नहीं। हम भी एक राजनीतिक दल है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। पर जो आज शंका उठा रहे हैं लक्ष्मण जी, आप उनसे पूछिए कि यही जमात महाराष्ट्र में जहां पर लोकल चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद पवार और सारे दल मिलकर कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए चुनावों से पहले। और यही जो जमात है वो बंगाल में इसका विरोध कर रही है। यही वो जमात है सुरेंद्र राजपूत वाली जो तेलंगाना में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में 45 से 80 लाख वोट काटने की अर्जी देती है, मतलब कि एसआईआर की मांग करती है। यही वो जमात है जो 12 से 13 बार 2014 से पहले एसआईआर कराने की मांग रखती है, जब डिजिटलाइजेशन भी ज्यादा नहीं था और जब डॉक्यूमेंट्स भी कम थे, वहां पे 3 या 4 डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, और आज उनके लिए एसआईआर गुनहगार है। यही वो जमात है 2005 में ममता बनर्जी यूं करके कागज फेंकती थी सोमनाथ चैटर्जी पर और कहती थी देखिए घुसपैठिए आ चुके हैं, ये सारे वोटर जो है वो गलत और फेक वोटर्स है, उनको हटाना है। आज 2025 में वो अलग स्टैंड लेती है। तो इनकी हिपोक्रेसी के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, पर मैं 2 या 3 बिंदु लाना चाहता हूं। पहले तो एक बात लक्ष्मण जी, मैं डिबेट में आ रहा था ऑन द वे, मैं सोच रहा था 1 साल पहले जब मैं आपके साथ डिबेट या इस चैनल पे आता था तो ये ईवीएम पे बड़ा राग अलापते थे कि ईवीएम को मैनिपुलेट करके रखा है बीजेपी ने। मान्यवर, ईवीएम को अगर मैनिपुलेट हमने करके रखा था तो ये वोटर लिस्ट और एसआईआर की क्या आवश्यकता पड़ती है? एक लॉजिकल पॉइंट है। या ईवीएम पे जो कल तक आरोप लगा रहे थे वो गलत है क्योंकि 41 बार कोर्ट का फैसला आ चुका है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि एसआईआर के विषय में बिहार में बड़ा राग अलापा, 2 करोड़ वोट हट जाएंगे, 3 करोड़ वोट हट जाएंगे। यही मेरे सुरेंद्र जी, मेरे भाई आते थे और डिबेट में बोलते थे कितने वोट कटे अल्टीमेटली बिहार के एसआईआर के माध्यम से, और कितनी शिकायत और अपील इन्होंने फाइल की। और सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि टू मच पैशन बट वेरी लिटिल रीजन इज बीइंग प्रोवाइडेड। और इनफैक्ट इन्होंने एक गलत एफिडेविट भी पेश किया था, इन्हीं की जमात के एक लॉयर है प्रशांत भूषण, उन्होंने। चलिए आते हैं बीएलए के इशू पे। अब टीएमसी के भी और कांग्रेस के भी 10 सेकंड और 10 सेकंड और कांग्रेस और टीएमसी दोनों के प्रवक्ता आपके शो पर शामिल है। कांग्रेस का बयान है, अभी राहुल जी का और सुप्रिया श्रीनेत का मैंने ट्वीट देखा है, 16 बीएलओ की मृत्यु हुई है। और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन का कहना है कि 31 बीएलओ की मृत्यु हुई है बंगाल में केवल। आंकड़ा कौन सा सही है किसी को नहीं पता। आज दीपक महतो का आपने वीडियो देखा होगा, उसने बताया है कि जमीरुल इस्लाम मुल्ला, ये टीएमसी का नेता है, उसको धमकी दे रहा है, फिर वो अरेस्ट हुआ है। उसके बाद आपने देखा होगा केरला में एक बीएलओ की आत्महत्या हुई, तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि लेफ्ट के लोगों ने धमकाया इसलिए उसने आत्महत्या की, पर उसका भी आंकड़ा गिन रहे हैं। टीएमसी के कूच बिहार के प्रेसिडेंट है जी बर्मन,
उन्होंने बीएलओ को टांग देने की बात की। और अभी इरफान अंसारी का आपने बयान सुनाया कि कैसे उन्होंने कहा कि बीएलओ आते घर पे तो उनको पकड़ लो। ये कौन बीएलओ? ये झारखंड की सरकार के अधिकारी है, ये हमारी सरकार के नहीं, झारखंड सरकार के। तो कुल मिलाकर शहजाद साहब ने दो मुद्दे आपने उठाए शहजाद साहब। पहला, कुल मिलाकर दोहरी रणनीति क्यों, दोहरी रणनीति क्यों, जो संजय राजपूत साहब आप इसका जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि आप एसआईआर कराइए, यहां कह रहे हैं कि आप विरोध करेंगे। दूसरा, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए सवाल यह है कि दबाव किसका है? चुनाव आयोग का दबाव है कि कहीं और का दबाव है जो बीएलओ के ऊपर आत्महत्या करने को उनको मजबूर कर रहा है? शुरुआत में करूंगा सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे। लक्ष्मण भाई, किसी बात को जोर जोर से बोल देने से वो बात सच नहीं साबित होती। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आईआर और एसआईआर के फर्क को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हटा देते हैं तो भला करे। आईआर ऑलरेडी बिहार में हो चुकी थी, उसके बाद फिर एसआईआर आपने करी। चलिए, आपने एसआईआर करी है तो एसआईआर में जो आपने फाइंडिंग्स पाई उसका कुछ जवाब तो दे दीजिए भाई। एसआईआर में आपने अगर फाइंडिंग पाई हो, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई हैं शहजाद भाई, पुराने साथी हैं, ये इस बात का तो जवाब दे कितने घुसपैठिए पकड़े गए और कितने घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लेटर दिया, फार्म भरा, कुछ किया होगा इन्होंने। 2 पकड़े गए, 2 लाख पकड़े गए, 20 लाख पकड़े गए या 2 करोड़ पकड़े गए? क्योंकि ये लोग तो कहते थे ना करोड़ों घुसपैठियों के वोट कांग्रेस के पास में है। आप देख लीजिए कितने घुसपैठिए हैं स्पेसिफिकली, अगर ये जवाब दे दे। नंबर 1। नंबर 2, जो रिवीजन है वो लगातार चुनाव आयोग करता रहता है। जनवरी 2025 में बिहार का आईआर किया था इन्होंने। जनवरी 2025 में जो आईआर किया था, तो उसके बाद आपने एसआईआर क्यों किया? ये सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। नंबर 3, नोटिफाइड जो चीजें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो आपने पूरी वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट फ्रोजन किस कानून के तहत कर दी? कौन सा कानून ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है तो मतदाता सूची आपने फ्रोजन कैसे कर दी? ये अगर आप जवाब नहीं देंगे तो जनता तो जवाब मांगेगी ना। इसके बाद आप आ जाइए कि आपने इनएडिक्वेट जो जितने भी घुसपैठी हैं, जितने भी इनलीगल हैं, जितने इमिग्रेंट्स इनलीगल हैं, उसकी संख्या कितनी है? हम भाजपा से भी पूछते हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं, और हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं। तो हम आपसे 2-3 चीजें, जैसे बिहार का हमने जितने भी सवाल पूछे, आपसे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता। आपके सारे सवालों को शहजाद साहब नोट कर रहे हैं, आपके सारे सवालों को शहजाद करना चाहिए, भले इंसान है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने से आपके चैनल पे लाभ नहीं है, चिल्ला चिल्ली करने वाले और चैनल बहुत हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप आ जाइए एसआईआर पर। तो मैं और कुछ नहीं कहता। पहली बात, अभी मेरे पास 2 मिनट पहले सूचना ही है कि लखनऊ में एक बीएलओ ने और ने आत्महत्या कर ली। भगवान उसकी भी आत्मा को शांति दे। अब 16 बीएलओ हो गए 17 या 31 के 32 हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें झगड़ा कर रहे हैं कि एक आदमी कह रहा है 17 है और एक आदमी कह रहा है 31 है। ये कौन सा, ये तो नहीं कह रहे ना भारतीय जनता पार्टी के कि हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं, एक भी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है वही बताएगी ना कितने लोग हैं। हमारे पास तो जो सूचना आएगी हम सरकार को दे देंगे, आपके माध्यम से दे देंगे। सत्यता तो भारतीय जनता पार्टी को बतानी है। लेकिन आज की डेट में हम सूचना देने में देशद्रोही साबित हो जा रहे हैं। हमको सूचना देने में अपना दुश्मन मान ले रहे हैं ये लोग। चाहे 16 मरे हो, चाहे 17 मरे हो, जितने लोग मरे हैं लक्ष्मण भाई, उनको तो कम से कम आप रिकॉग्नाइज कीजिए। वो तो कह रहे हैं हम काम के बोझ के जिससे ज्यादा से मरे हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग आपका चैनल देख रहा होगा, छोटी सी बात बता दीजिए। एक छोटी सी मांग है बीएलओ की भी और हमारी भी। आप एसआईआर कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो अपनी जगह पर है, एडिक्वेट नियम नहीं है, कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो प्रक्रिया जो आप नवंबर 4 से शुरू करके फरवरी 26 तक खत्म करना चाहते हैं, इसको आप 3 महीने बढ़ा क्यों नहीं दे रहे? आखिर ऐसी कौन सी नाक की बात बनी हुई है? कोई आप हमें बता दीजिए। ठीक है, आपके सारे सवालों को सुरेंद्र राजपूत साहब, अब 4-4.5 मिनट तक आप बोल लिए हैं, तो थोड़ा सा दूसरों को बोलने का मौका दिया। लेकिन आप सिर्फ 5 सेकंड मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि ये जो प्रक्रिया है, अगर 3 से 6 महीने बढ़ा देंगे, कहीं चुनाव तो है नहीं,
तो अगर कहीं चुनाव नहीं है और ये ठीक है। प्रक्रिया 3 से 6 महीने आपने बढ़ा दी तो बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर कम हो जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी नाक की बाल है? ठीक है संजय शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संजय शर्मा जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास आऊंगा, लेकिन शहजाद साहब जवाब देना चाहते हैं। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर संजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। शहजाद साहब। बिल्कुल, मैंने 5 पॉइंट जो सुरेंद्र जी ने उठाए हैं मैं एक एक करके दूंगा, हालांकि उन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले बोला कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए, कितनों को लेटर और नोटिस एक्सेट्रा गया। लक्ष्मण जी 45 लाख के आसपास कुल मिलाकर नेट वोट्स कटे थे बिहार की एक्सरसाइज में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई। वो 45 लाख वोट्स ही मिसयूज होते थे अलग अलग लोगों के द्वारा डबल वोट ट्रिपल वोट करने के लिए। और उसमें से मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, ईसी ने 3 लाख लोगों को, जो संदिग्ध, ईसी का काम आइडेंटिफाई करना नहीं होता कि कौन सिटीजन है नहीं है, वो एमएचए का काम है, पर जो संदिग्ध वोटर होते हैं उनको नोटिस भेजा है और वो 3 लाख वोटर्स को टाइम लिमिट दी है कि आप इसमें जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप उसमें एमएचए और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना है। तो पहले सवाल का जवाब मैंने दिया, पर मैंने बड़े विनम्रता से सुरेंद्र जी से पूछा, इरफान अंसारी ने, झारखंड के मिनिस्टर ने झारखंड के बीएलओ को धमकी दी, उस पर कोई जवाब नहीं। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। नहीं, मैं भूल गया, मैं जवाब महाराष्ट्र में ये देखिए, महाराष्ट्र में लूंगा सुरेंद्र जी, शो अभी अपने पूरा समय पर बचा हुआ है। लक्ष्मण जी अपने समय पर लक्ष्मण जी अपने समय पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा स्टैंड लिया है। वर्षा गायकवाड़ वहां पे उनकी लोकल यूनिट को देखती है, उन्होंने स्टैंड लिया है कि हमको एसआईआर तुरंत के तुरंत चाहिए। उस पर भी कोई स्टैंड नहीं। अब ये बोलते हैं कि 16 मरे, 17 मरे या 31 मरे, इसमें आंकड़े में क्या लेना देना है भाई? ये लोगों की जिंदगियों का मामला है, आप कुछ भी आंकड़ा देंगे क्या? और जो 16 आपने दिया दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से, उसमें दैनिक भास्कर में ही लिखा है कि एक व्यक्ति की तो मौत एक्सीडेंट में हुई। अब एक्सीडेंट को भी आप गिने जा रहे हैं। एनीवे, छोड़ देते हैं। लास्ट बात पर, दीपक महतो को डायरेक्ट धमकी एक बीएलओ को दी गई है जमीरुल मुल्ला के द्वारा, जो टीएमसी का कार्यकर्ता है। उसके ऊपर भी सुरेंद्र राजपूत जी ने कोई ज्ञान नहीं बरसा। और जो उनके टीएमसी के कूच बिहार के अध्यक्ष है जी बर्मन, उन्होंने तो कहा हाथ पैर तोड़ देंगे बीएलओ के। ये कौन धमकी दे रहा है? इस पर भी सुरेंद्र राजपूत जी ना चिल्लाकर, ना सुरेंद्र शांति से कुछ बोल पाए। इसका जवाब देंगे। सवाल का जवाब आप दीजिए। आप हाँ सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक मिनट जरा, मैं सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट जरा संजय शर्मा साहब को जोड़ लिया जाए। संजय शर्मा जी, आपने कांग्रेस और भाजपा के जवाबों को सुन लिया, आरोप आप पे भी लग रहा है। अब सवाल मेरा ये है कि ये बीएलओ पे दबाव किसका है? आपके ही नेता कहते हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे, तो इस तरह का दबाव भी तो काम करता है आत्महत्या के लिए। कोई जरूरत होने कि चुनाव आयोग का दबाव ही हो? यह भी एक बहस का मुद्दा छिड़ चुका। जी, मैं आपकी बात पर आता हूं, लेकिन अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि कुछ बिहार के हमारे अध्यक्ष का नाम वो जी बर्मन बता रहे थे। मैं बता दूं, कुछ बिहार के हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं उनका नाम अभिजीत देव भौमिक है, और उनके बिहाफ में ये जो बात कह रहे हैं वो बात कहां तक होगी, क्या होगी, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अरे शहजाद जी, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया और आपने अंगुली चालू कर दिया। बात सुनिए। नहीं, आप बोलिए। केंद्र की सत्ता में आपकी पार्टी बैठी है और 2016 में नोटबंदी से लेकर 2025 में वोटबंदी तक जो हजारों जाने आपकी सरकार की संवेदनहीनता के कारण गई है, उसका जवाब भी देश की जनता आपसे मांगेगी। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मथुआ संप्रदाय के लोग हैं। मथुआ संप्रदाय के लोगों से इनके शांतनु ठाकुर, जो इनके मंत्री हैं, इनके सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उनके कार्यालय में एक एक फॉर्म भराने के और क्या क्या करने के पैसे लिए जा रहे हैं कि इतने रुपए दोगे तो तुम्हारी आएगी। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आई है। मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, मौतें तो हुई हैं, बंगाल में ही सिर्फ नहीं हुई, इनके अपने राज्य गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बीएलओस को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि देश में कोई सरकार है और देश में कुछ चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त शासित संस्थान हैं, वो बीएलओ के माध्यम से जो काम करवाना चाहते हैं, उनमें काम करने का इतना अधिक दबाव वो किसके स्वार्थ में दे रहे हैं, यही बात देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है जो काम आराम से हो सकता है, थोड़ा और समय देकर हो सकता है, ये समय दे क्यों नहीं रहे हैं? और जब चुनाव आयोग से कुछ भी पूछा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची क्यों लगती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम विपक्ष के दल चुनाव आयोग की कारगुजारियों पर नजर रखते हैं। हम बार बार कहते हैं आप एसआईआर कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन किसी भी एक भी जेन्युइन वोटर का नाम
वोटर लिस्ट से हम कटने नहीं देंगे। कोई भी जीवित व्यक्ति को मृत बताकर बिहार जैसे उनका नाम काटने की कोशिश की करेगा कोई, तो तृणमूल कांग्रेस जनता के लिए प्रतिबद्ध है, पश्चिम बंगाल के एक नागरिक के प्रति प्रतिबद्ध है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और अभी संजय शर्मा जी, एक चीज बताइए भाई, आप आराम से समय क्यों नहीं देते? बीएलओ के ऊपर आपने भी आज ये सवाल उठाया, आपकी स्टार्टिंग की रिपोर्ट में सुन रहा था, आपने काफी संवेदनाओं के साथ, काफी संवेदना के साथ, काफी भावना के साथ बीएलओ का जिक्र किया। लक्ष्मण जी, मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। असल में सरकार का काम, चुनाव आयोग का काम, जमीनी लेवल पर जो लोग उतारते हैं, जो उसे स्वीकार, जो उसे सकारते हैं और जो उसके समर्थ ऐसे चुनाव आयोग के निर्णय को सफल बनाते हैं, जमीनी स्तर पर नीचे उतरकर जो काम करते हैं, उनकी प्रति संवेदनहीनता की ऐसी दूसरी मिसाल आपको आजादी के बाद देखने को नहीं मिलेगी। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भाजपा के लोग देश और देश की जनता को खिलौना समझ के रखे हैं। नोटबंदी में जाने गई, वोटबंदी में जाने जा रहे हैं। ये कैसा देश लाना चाहते हैं? और जहां तक इनके एक नेता कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं 1 करोड़ नाम काटे जाएंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं 2 करोड़ नाम काटे जाएंगे। आखिर ऐसे गेजाखोरी, ऐसे उल जलूल बयान देने की इनको जरूरत क्या है? जनता में क्यों आतंक की सृष्टि करना चाहते हैं? हम ये भी पूछना संजय शर्मा साहब, मैं थोड़ा स्पेसिफिक मुद्दा आपसे पूछूं। मैं भाजपा के मित्र आपके जवाब देंगे, इशारा कर रहे हैं वो। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा शहजाद साहब के पास, कि आपका विरोध किस बात से है? क्योंकि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी का हमने ट्वीट पे लेटर देखा जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। विरोध एसआईआर को लेकर के है या फिर बीएलओ के ऊपर जो काम करने का दबाव है उसको लेकर के है? डेफिनेटली हमारा जो विरोध है, बीएलओ जिस भारी दबाव में काम कर रहे हैं और जितने कम समय में जितना ज्यादा काम करने का उन पर प्रेशर बनाया गया है, ये न लोकतंत्र के लिए सही है, न चुनाव के लिए सही है, न जनता के लिए सही है। सही कब होगा? लेकिन अगर बीएलओ के उपयुक्त समय में काम होगा और अच्छी वोटर लिस्ट बनेगी जिसमें भूल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और भाजपा के लोग ऐसा चाहते नहीं। संजय शर्मा साहब, अगर बीएलओ के ऊपर काम के दबाव को हल्का करना आपका मांग है, तो आप एसआईआर के ऐलान के बाद ही आप लोग इसके विरोध पर क्यों उतर आए? हमने शुरू में कहा, स्टार्टिंग में जब एसआईआर का जिक्र हुआ तो आप देखिएगा कि ये लोग आधार कार्ड को मानने से इनकार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवेंट किया तब आधार कार्ड को माना गया। और अभी भी परिस्थितियां, हम कहते हैं आप जो मर्जी आओ करिए, लेकिन जनता को उसके अधिकार से वंचित करेंगे, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं मानेगी। जनता संक्षिप्त में बोलेगा। संगीत रागे जी, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, लोकतंत्र में जनता से आप मताधिकार छीन लेंगे। लक्ष्मण जी, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। कैसे लोकतंत्र रहेगा? लक्ष्मण जी, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। संजय शर्मा साहब, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं जो भी बात रखता हूं किसी भी डिबेट में, मैं उसको सत्यापित भी करता हूं। पहला किस्सा मैंने सुनाया था दीपक महतो का, जिसकी वीडियो बाइट है, बीएलओ है वो, और उसके ऊपर जमीर मुल्ला ने जिस प्रकार से धमकी दी थी, तो उसके ऊपर केस भी करवाने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुआ है, वो आप अभी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने किसी गलत व्यक्ति का नाम लिया। ये CNN न्यूज 18 तो आप ही की सिस्टर कंसर्न है, CNBC आवाज के साथ नेटवर्क 18 ग्रुप का ही है ना। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है उसका नाम है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, गिरीन्द्रनाथ बर्मन। इसके ऊपर केस भी सीईओ बंगाल ने किया है, क्योंकि इसने पब्लिकली चलिए एक सेकंड, लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। संजय शर्मा जी, लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। संजय शर्मा जी, बात हो जाने दीजिए। शहजाद साहब बोलिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरी बात हो जाने दीजिए। चलिए, मैं मानता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि संजय जी ने माना कि उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी बर्मन ने यह सरेआम धमकी दी, और बाकी केवल उन्होंने नहीं, फिराद हकीम ने दी, इरफान अंसारी ने कांग्रेस से दी, उनके तमाम नेताओं ने कहा हाथ पैर तोड़ देंगे, लटका देंगे या बंधक बना देंगे। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। लक्ष्मण जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, ये बार बार इंटरप्ट करके मेरा फ्लो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसकी आवश्यकता नहीं। आमतौर पर ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी बातें चले जाए, दर्शक को समझ में आए।
संजय जी आपके पास आऊंगा, पर्याप्त समय दूंगा आपको। शहजाद साहब अपनी बात खत्म करिए। चलिए, मुझे लक्ष्मण जी, आप एक काम कीजिए, आपका चैनल मुझे 100 कोड़े मार दे, मैंने जिला अध्यक्ष बोल दिया डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के बदले, पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने धमकी मानी, ये संजय ने भी बात मानी, दीपक महतो का भी केस ट्रू है, ये भी बात मानी, और सुरेंद्र राजपूत जी ने उस बात को भी डकार लिया, कुछ नहीं बोले कि भाई अनीश जॉर्ज पर तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस करके केरल में कहा कि लेफ्ट के नेताओं ने धमकी दी अनीश जॉर्ज नाम के बीएलओ को। तो मैंने तो आपको 3 केसेस बताए ऑन रिकॉर्ड किसमें की टीएमसी या कम्युनिस्ट ने धमकी दी है। कांग्रेस के भी प्रवक्ता चुप है और टीएमसी के नेता भी जिला अध्यक्ष बनाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खेलने में व्यस्त है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो धमकी क्यों दे रहे बीएलओ को। ठीक है, अब आपके सवाल दोनों सुन लिए, दोनों बोलना चाहते हैं। सुन राजपूत जी पहले आप, संजय शर्मा साहब, फिर संगीत रागे जी के पास जाऊंगा, प्रेम कुमार जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सुन राजपूत जी संक्षिप्त। हाँ, क्या लक्ष्मण भाई 3-4 चीजें हैं। जब बीएलओ अगर कोई गलत काम करेगा या कोई इरफान अंसारी साहब ने क्या कहा, उनको पकड़ लो। अगर कोई आदमी आपके ऊपर दबाव दे या आपका नाम काटे, ठीक है, ये एक साधारण बोलचाल की भाषा। अगर इस तरीके की बोलचाल की भाषा में भारतीय जनता पार्टी को पकड़ना चाहेंगे तो इनके शहजाद पूनावाला जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी तक सारे के सारे पकड़े जाएंगे। अब मैं कहना नहीं चाहता, भाई है हमारे, कई बार इनके भी मुंह से कई चीजें ऐसी बिहार के बारे में निकल गई हैं जो इनको माफी मांगनी पड़ी दोबारा से। तो हम इन सब चीजों पर हम नहीं आना चाहते। ये सारा का सारा इरफान अंसारी ने कोई गलत बात नहीं की। वर्षा गायकवाड़, अगर आप एसआईआर और आईआर का फर्क नहीं समझ पाते हैं तो इसका हम क्या कह सकते हैं। रही बात आज की डेट में, हमें बीएलओज की जान की भी परवाह है और बीएलओज की जान के साथ साथ हमें लोकतंत्र की भी परवाह है। अगर आप लोकतंत्र में, जैसे आपने कहा कि 3.5 लाख वोट संदिग्ध, आप कहिए ना ऑन ओथ कहिए कि वो घुसपैठिए थे। घुसपैठियों के वोट आप एक नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रपत्र नहीं दिया था चुनाव आयोग को कि एक घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी ने किसी का वोट कटवाया हो, एक का भी बिहार में। तो जब एक का भी नहीं कटवाया तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पूरी जिम्मेवारी से झारखंड से लेकर के बिहार तक और अब बिहार से लेकर के बंगाल तक किस आधार पर कह रहे हैं कि यहां पर घुसपैठियों की फौज है? और अगर घुसपैठियों की फौज है तो अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते? और एक मैं महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझसे रह गई थी शहजाद जी, नोएडा की डीएम है, नोएडा की डीएम ने 20 लोगों को शायद सस्पेंशन का नोटिस दे दिया और 67 लोगों के खिलाफ, 67 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर कर दी। चलिए, हमारे नेता ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करा दीजिए, हम मानते हैं। लेकिन जब डीएम नोएडा 67 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर करेंगी तो उसको आप क्या कहेंगे? एक बार जरा बताइए ना। और डीएम नोएडा जो है ज्ञानेश गुप्ता जी की बेटी हैं, थोड़ा ये सोच करके बोलिएगा। मैं आपको बताऊं, ये डीएम नोएडा का मैं आधिकारिक रूप से बता रहा हूं कि उन्होंने 20 को सस्पेंशन करने की शायद संस्तुति दी और 67 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई। आप बताइए, अब बीएलओ सरकारी अधिकारी के दबाव में, अपने डीएम के दबाव के अधिकार क्या नाम उसमें शहजाद साहब 3 लाइन में जवाब दे दीजिए, होगा या किसी नेता के कहने से होगा? शहजाद साहब 3 लाइन में जवाब दे दिए, 3 लाइन। सबसे पहले तो मुझे हैरानी है कि झारखंड के बीएलओ, इनकी सरकार के अधिकारी, उनके लिए झारखंड के मंत्री बोल रहे कि इनको घर में बंधक बना दो और ये बोल रहे साधारण बोलचाल की भाषा है। लक्ष्मण जी, मैं आपके शो पे बोल दूं कि एंकर को बंधक बना दो, फलाने पैनलिस्ट को बंधक बना दो। लोकतंत्र ऐसे चलता है? ये संविधान वाले, संविधान लेकर घूमने वाले मंत्री कह रहा है कि स्टेट के अधिकारी जो बीएलओ का काम कर रहे हैं उनको बंधक बना दो, और ये सामान्य बात कांग्रेस मानती है। अभी किसी बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने बोला था चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी किसी विद्वान व्यक्ति ने बोला था चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इरफान अंसारी का अरे विद्वान साहब, आपने बोला था ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी चला दीजिए, लक्ष्मण जी चला ही दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, अंसारी साहब का पूरा बयान चलवाते हैं। 1 मिनट, हाँ, पूरा बयान उनका चलवाते हैं। एक मिनट जरा, मैं अपना जवाब, 1 मिनट जरा आपके पास आऊंगा शहजाद साहब। एक संजय शर्मा साहब को जोड़ना चाह रहे थे। संजय शर्मा साहब संक्षिप्त में बोलिए, फिर संगीत रागे जी के पास जाऊंगा। जी, ये भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं या भाजपा पूरी टीम है, ये लोग बार बार घुसपैठ की बात करते हैं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। पिछले 10-12 सालों में 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली की सत्ता हावी हुई है, इन अधिनायकवादियों और अहंकारवादियों ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा है?
इनको आंकड़े जरा देख लेने चाहिए। देश में उसके पहले भी सरकारें थी, उन्होंने जितना भेजा है और इन्होंने कितना भेजा, रिपोर्ट आपको अपने आप पता चल जाएगी। और ये लोग बात करते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्हें जो वहां अमेरिका में रह रहे भारतीयों को किस कदर से पांव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ी पहनाकर देश की छाती पर उनके विमान उतरे और किस लज्जा का सामना पूरे विश्व में हमें करना पड़ा, भाजपा के लोग ये भूल गए। ये क्यों नहीं करते हैं? भारत में जितने अवैध बांग्लादेशी रहते, क्यों नहीं खोज करके उनको भेज देते हैं? क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? क्यों अमित शाह को कहना पड़ता है कि घुसपैठ रोकना एकदम से हमारे लिए संभव नहीं है, पूरी तरह हम नहीं रोक पाते हैं। 12 शहजाद साहब आपके पास आ रहा हूं। एक मायूस गृह मंत्री को ऐसा बयान देने पर क्यों बाध्य होना पड़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और जहां तक बयानात की बात है, भाजपा के नेता लोग अरे वो लंबा बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत कम अवसर मिला। माहौल में गर्मी पैदा कर रहे हैं, माहौल में। रुकिए संजय जी, ये तो बड़ा आरोप लग गया कि आप लोगों को लंबा समय दे रहा हूँ, शहजाद साहब को कम छोटा समय दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए जरा, शहजाद साहब आपकी शिकायत दूर करता हूँ, संक्षिप्त बोल दीजिए। हाँ, उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब यही ममता बनर्जी घुसपैठ पर गृहयुद्ध छिड़ने की बात कह रही हैं। ये ममता बनर्जी 2005 वाली थी, उन्होंने कागज फेंक कर बोला था कि 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी वो घुसपैठ बनकर आए हैं। सुन लिए सर, देखिए मैं जब उनकी बात सुनता हूँ पूरी बात सुनता हूँ, मेरी बारी आती है इंटरप्ट करते हैं। लक्ष्मण जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे फ्लो भी टूटता है और ऑडियंस को समझ नहीं आता। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैंने पूरी बात उनकी सुनी, मैंने सुरेंद्र जी की भी सुनी, एक भी बार बीच में नहीं बोला। हाँ, देखिए ऐसा है कि 2005 में स्वयं ममता बनर्जी ने बताया कि क्योंकि हमारा उस समय पर 90% से ज्यादा पोरस बॉर्डर था, कहीं पर भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी, ये बांग्लादेशियों को बुला बुलाकर अपना दामाद बनाते थे, वोटर बना देते थे, आईडी कार्ड दे देते थे, और यूपीए की सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। और आज वही जो 90% अनफेंस्ड बॉर्डर था, आज वो 90% फेंस हुआ और 400 किलोमीटर जहां नहीं फेंसिंग हो पाई है वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को आने देती है, वहां पर घुसपैठियों को बसने देती है और घुसपैठियों के आईडी कार्ड बनाने का काम करती है। राशन कार्ड किसके नाम पर? कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम पर राशन कार्ड बन रहा है। यह उनकी स्थिति है। तो ममता बनर्जी आज घुसपैठिया बचाव में लगी हुई है। इसीलिए जब हम चुन चुन कर उनको डिटेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिपोर्ट करते हैं, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कर तो संजय शर्मा साहब के पास आऊंगा, लेकिन संक्षिप्त सवाल हाँ मैं आपके पास आऊंगा अभी समय है शो में। संगीत रागे जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रेम कुमार साहब इंतजार कर रहे हैं, दोनों को जोड़ लेता हूं शो में। संगीत रागे जी, एक सवाल जो उठाया संजय शर्मा साहब ने, वो सवाल पहले भी उठा था जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी कि आप घुसपैठिए की पहचान कर भी लेते हैं, उसे बाहर भेजना कितना मुमकिन हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है और फिर ये सिर्फ एसआईआर करके ये कहीं एक चुनावी तरीके से माहौल बनाने वाली बात तो नहीं होती है। ऐसे ही बात उठी थी उस समय में, यही बात अभी संजय शर्मा साहब भी कह रहे थे, इसका क्या जवाब दिया जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यदि घुसपैठियों की पहचान कर ली जाती है तो उनको बाहर नहीं भेजा जा सकता है। कई तरीके हो सकते हैं। आप बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क हैं और ये कहना तो बंद कर दीजिए कि वो बांग्लादेशी हमारे घर में आ गए हैं तो उनको हम बाहर नहीं भेज सकते हैं। दूसरा है ये उसका आप कम से कम उसको डी इन्फ्रेंचाइज कर सकते हैं। आप उनको ये ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारे तरकीबें ऐसी हो सकती है जिसे वो अपने कम से कम यहाँ पर जनसंख्या का प्रहार न कर सके, जनसंख्या को यूज न कर सके भारत की राजनीति में दखल देने के लिए। मजेदार बात यह है कि एसआईआर तो बिहार के अंदर भी हुआ, वहां पर इस प्रकार के आत्महत्या की रिपोर्ट कहीं से नहीं आई। दरअसल दिक्कत क्या है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी घुसपैठियों के सहारे ही चुनाव जीतती आई हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने उसी आधार पर जीता है। यदि आप चाहते हैं कि मतदाता सूत्रीकरण न हो तो इसका मतलब यही है कि आप रियल वोट चोर आप हैं और आप नहीं चाहते हैं कि इस देश को, लोकतंत्र को बचाए। मैं बार बार ये कहता हूं और आज से नहीं, 98 से मैं इस पर लिख रहा हूं। बेटियों के वोट लेकर चुनाव जीता है संबित रागे जी, तो चुनाव आयोग को आपको बर्खास्त कर देना चाहिए था। जरा मुझे बोलने तो आज ऐसे अनर्गल प्रलाप करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती।
आप संगीता जी बोलिए। आयोग के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, अपने निर्वाचित अपने द्वारा मनोनीत अधिकारियों के खिलाफ। संजय शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, जरा इनको बोलने दिया जाए, काफी देर से इंतजार करते, इनको अपनी बात पूरी कर लेते, फिर आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। संगीता जी अपनी बात खत्म करिए। दरअसल इस देश में बांग्लादेशी और पाकिस्तान पल रहा है, और IMDT एक्ट आई थी अभी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे और TMC के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं हटा दिया। अरे IMDT एक्ट कौन लेकर के आया था? बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए IMDT एक्ट आपने लाया, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जिस प्रकार के आपने प्रावधान किए हैं उसमें 300 साल लग जाएंगे। आपने उनको, बांग्लादेशियों को आपने दामाद बना करके, कांग्रेस पार्टी ने आसाम में इसका प्रयोग किया, वामपंथियों ने जाकर के बंगाल में प्रयोग किया, अब उसी को TMC कर रही है। आपको ध्यान में होगा कि जैसा कि शाहजाद पूनावाला ने सही कहा कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पटल पर यही ममता बनर्जी थी, वही सही कहते हैं, देश में खिलाफ खड़ी होती थी। आज इनके ये दामाद बन गए हैं, चूंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये पाकिस्तानी जो है वो इनके वोट बैंक खड़े हैं। इनको अपनी सत्ता से मतलब है। जितने ये वंशवादी पार्टियां हैं, मैं बार बार करता हूं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो लालू परिवार हो, चाहे वो यादव परिवार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे ये ममता बनर्जी का परिवार। संजय जी आऊंगा आपके पास, आप उंगली नीचे कर लीजिए, आपके पास आऊंगा, थक जाएंगे आप। संगीत रागे जी, एक बात जो आपने उठाया उसका जवाब मैं सुरेंद्र राजपूत जी से भी लूंगा और प्रेम कुमार जी से भी लूंगा। आपका नेटवर्क का कुछ इशू, आपकी आवाज बीच में चली जा रही है। प्रेम कुमार जी, ये SIR में लगे हुए BLO इतनी तेजी से काम किए बिहार में, लेकिन वहां तो किसी आत्महत्या की खबर नहीं आई। ये एक लॉजिक दिया जा रहा है, जो अभी आरोप लगाया जा रहा है कि BLO के ऊपर काम का दबाव है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार में जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तो बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा दबाव है, कैसे उतने लोगों तक जाएंगे, लेकिन हुआ वहां पे। प्रेम कुमार जी। जी लक्ष्मण जी, देखिए, बिहार में आत्महत्या नहीं हुई तो ये सुख और सुकून की बात है या कि एक निराशा वाली और दुख की बात है? आज BLO की आत्महत्या हो रही है, ये तो फैक्ट है ना भाई। अखबार झूठ बोल रहे हैं, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, तो उन मौत के बारे में भाई एक आधिकारिक वक्तव्य आ जाए कि ये कोई भी BLO इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, ये गलत है, दुष्प्रचार है। लेकिन इस पर तो खामोशी है, इस पर तो आधिकारिक बयान आना चाहिए ना कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आत्महत्याएं झूठ हैं, ये बताएं। लेकिन सच क्या है कि इन आत्महत्याओं को नकारा जा रहा है। ये बड़ा दुखद है कि आत्महत्या को ये कहते हुए नकारा जा रहा है कि बिहार में नहीं हुआ तो अभी क्यों हो रहा है। अभी हो रहा है, यथार्थ है, तो उन कारणों को खोजने की आवश्यकता है कि अभी क्यों हो रहा है। BLO पर क्या वर्कलोड ज्यादा है, क्या इस टाइम को ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता? उनको SIR के खिलाफ कोई नहीं है, SIR हो, सब लोग समर्थन कर। राजनीतिक रूप से मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा कि जिसने SIR को बोला। SIR की प्रक्रिया के पर आपत्ति जताई जा रही। अब जैसे बिहार में SIR हुआ तो बिहार में SIR ने क्या अपना गोल पूरा किया, अपना मकसद पूरा किया? वो मकसद क्या थे? मतदाता सूची का प्यूरिफिकेशन होना, दावा तो किया गया। क्या ये घोषणा की जा सकती है कि बिहार के जो मतदाता सूची फाइनल है, जिस पर वोटिंग हो गई, उसमें कोई डुप्लीकेट वोटर्स नहीं है, उसमें कोई खामी नहीं है? इसकी घोषणा की जा सकती है क्या? आज ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि इस SIR के बाद स्त्री पुरुष का जो अनुपात है मतदाताओं का, वो किस लेवल पर चला गया पता है? वो 2011 में जब जनसंख्या बिहार में जो थी वो उस लेवल पर चला गया इस SIR के बाद। तो SIR तो महिला विरोधी साबित हो रहे हैं। SIR के कारण महिला और पुरुष का अनुपात नेगेटिवली महिलाओं के तरफ से घट रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और SIR का बहुत बड़ा एक बड़ा पॉइंट प्रेम कुमार जी उठाया है। प्रेम कुमार जी ने एक बड़ा पॉइंट उठाया। शाहजाद पूनावाला साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी बहुत देर से चुप बैठे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल मेरा वही है जो मैंने प्रेम कुमार जी के पास लेके गया था कि ये BLO के ऊपर दबाव किसका है? ये चुनाव आयोग का दबाव है या फिर राजनीतिक दबाव है? इसके पक्ष में या फिर इसके तर्क के साथ में एक ही लॉजिक है कि बिहार में इतना फास्ट हुआ, इतना दबाव कह सकते हैं, तब भी वहां पे सब कुछ हो गया, होते होते समय पर हो गया। लक्ष्मण भाई आप ही बताइए ना,
कि चुनाव आयोग का दबाव ना होता और चुनाव आयुक्त की बेटी का दबाव ना होता तो 20-20 लोगों को, क्या नाम, 67 लोगों को एफआईआर होती क्या नोएडा में? मैं तो खुल के कह रहा हूं, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अखबारों की रिपोर्ट है कि वहां पर 67 या 66 लोगों के खिलाफ एफआईआर डीएम नोएडा करा रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो बहुत ही समझदार प्रवक्ता हैं और हमारे चैनल पे बहुत लंबे समय से आते रहे, हमारे चैनल के दर्शकों को भी आप पहचानते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब कोई राजनीतिक दल का नेता जब धमकी देगा और काम करने में जब समर्थ नहीं हो पाएगा बीएलओ धमकी की वजह से, तो दो तरफा दबाव होगा, बीच में सैंडविच बनेगा, वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है या फिर हाँ। तो मेरा कहना है कि चुनाव आयोग का दबाव को कम कराइए आप। वही तो हमने तो एक सुझाव दिया ना आपको, आप सुझाव आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने तो कहा भाई बीएलओ को सुनिए ना, बीएलओ को समय दे दीजिए 3 महीने और का, कौन रोक रहा है? हम तो कहते हैं कि 3 महीने और का समय दे दीजिए। डीएम नोएडा अगर एफआईआर करेंगी, उसको ऊपर काम का दबाव डालेंगी, अगर हम लोग कोई चुनौती देते हैं या कोई भाषण देते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अगर उनका इमीडिएट अधिकारी उनको एफआईआर कर रहा है तो बेचारे करेंगे क्या? वो आत्महत्या ही तो करेंगे। अभी लखनऊ में की, अभी आधे घंटे पहले 7:50 पर मेरे पास खबर आई है। दूसरी बात, अभी संगीत रागी जी बड़ी बड़ी IMDT एक्ट की, और इसकी संगीत रागी जी कितने साल से सरकार है, क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी की, और अगर 11 साल से सरकार है और IMDT एक्ट ये लोग नहीं खत्म कर पा रहे हैं, और हमने 10 साल में 88,000 घुसपैठियों को वापस भेजा, 10 साल में 88,000 को, और 11 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी 5,000 सिर्फ घुसपैठियों को भी वापस नहीं भेज पाई, तो ये किसके लिए शर्म की बात है? किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप भाई? 88,000 घुसपैठी हमने वापस भेजे पूरी ताकत के साथ। अगर आज की डेट में सही तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं ये घुसपैठी, सारे के सारे, क्योंकि इनको ही लेकर के नाचती है। गंभीर आरोप उन्होंने तथ्य के साथ बताया कि कितने घुसपैठी उन्होंने भेजा, आपने कितना भेजा आपको बताना होगा। लेकिन हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि बीएलओ की मौत पर सियासत क्यों? आखिर बीएलओ पे दबाव किसका है? राजनेताओं का, राजनीतिक नेताओं का है या फिर चुनाव आयोग का है? शहजाद पुनावाला साहब, ब्रेक पे जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर सुरेंद्र राजपूत साहब यहाँ पर आए थे और कह रहे थे कि हमने तो इतने सारे घुसपैठियों को बाहर निकाला, आपने कितना निकाला? जी, मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने शांति से 7-8 मिनट अभी सुनी है और किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी इंटरप्ट ना करे। पिछले सेगमेंट में कोई लोग इंटरप्ट मत राजपूत करिए जी की तरफ से ये बात आई कि इन्होंने पिछले सेगमेंट में सुरेंद्र राजपूत जी ने एक बड़ा आंकड़ा, मुझे लगता है 80,000 के करीब का आंकड़ा दिया कि इतने घुसपैठियों को वापस भेजा है। लक्ष्मण जी, मैं अभी आपसे कहता हूं मेरा पूरा समय ले लीजिए और बता दीजिए 2004 से 14 के बीच में किस देश में भेजा है वापस, या अरब सागर में डुबा दिया? ये वापस भेजने की बात कर रहे थे, इन्होंने अरेस्ट की बात नहीं की, इन्होंने कहा वापस भेज दिया है। तो किस देश ने स्वीकारे उनको? उनका एक तो रिपोर्ट कोई होगी ना, ऑफिशियल या न्यूज की रिपोर्ट, बता दीजिए किस देश ने और किस देश में वापस भेजेंगे। मतलब कि आकर झूठ बोल देना है धड़ल्ले से। मैं आपको फैक्ट बताता हूं क्या है। फैक्ट ये है कि दामाद कौन बनाता है? गुलाम अहमद मीर जो बोलता है कि गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को, सैम पित्रोदा जो बोलते हैं कि आ गए घुसपैठी तो आने तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ ही होगी। IMDT एक्ट के बारे में जो संगीत रागी जी कह रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण विषय उन्होंने उठाया। IMDT एक्ट ने दरअसल लेजिटिमाइज और लीगलाइज कर दिया था इन घुसपैठियों को, यह कहते हुए कि घुसपैठिया है, इसका प्रमाण घुसपैठी को नहीं देना है कि वो बाहर से आया या नागरिक है, आपको देना है। और इनसे पहले ये लोग इनके आईडी कार्ड बना देते थे। तो इन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को लेजिटिमाइज किया। हमने आकर क्या किया, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। रोहिंग्या भी तो घुसपैठी है ना, इलीगली कई सारे रोहिंग्या है। हमने रोहिंग्या को इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया है। और उसके बाद पता है ममता बनर्जी का क्या बयान है? ममता बनर्जी कहती है ये रोहिंग्या तो कॉमन लोग हैं, इनको रहने देना चाहिए। इनके नेता और वकील जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि डिपोर्ट ना किया जाए, डिटेक्ट भी ना किया जाए। अभी 3 लाख को हमने नोटिस भेजा है, तो ये लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। और मैं फिर से पूछ रहा हूं कि 80,000 किस देश में वापस भेजे? जरा आंकड़ा सुरेंद्र जी से उनके समय पर लेना। दूसरी बात में आना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी ने कहा कि SIR का जस्ट 10-20 सेकंड। प्रेम जी तो देखिए मेरे वरिष्ठ साथी है, वो एक पत्रकार के रूप में आते हैं। उन्होंने कहा किसी भी पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से SIR का विरोध नहीं किया। सर, ये पार्लियामेंट के बाहर SIR लोकतंत्र पे वार लेकर पोस्टर लेकर खड़गे जी खड़े थे
और एसआईआर की जो एक सांकेतिक कॉपी को फाड़ने का काम उन्होंने किया, ये तो एसआईआर के सिंबॉलिक नहीं, पूरी तरह से विरोध में उन्होंने कहा, पर ये एसआईआर का सपोर्ट जो है कोई और स्टेट में करते हैं। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई बिहार की मतदाता सूची में कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है, इसका कोई श्योरिटी हो सकता है। अरे सर, अगर था डुप्लीकेट तो इनके बीएलए ने अभी तक शिकायत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 बार 4-4 बार मांगा, और जब पूरी प्रक्रिया हो गई उसके समय पर भी उन्होंने एक शिकायत नहीं दर्ज की। तो ये गलतियां किसकी है? डुप्लीकेट अगर थे तो ये बीएलए का काम नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी के। आखिरी पॉइंट पे आना चाहता हूं। अभी उन्होंने कहा कि देखिए हम आत्महत्या को नकार रहे हैं। लास्ट पॉइंट, आत्महत्या को कोई नकार नहीं रहा। प्रेम जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सो कॉल्ड, अगर राहुल गांधी दैनिक भास्कर की खबर को ट्वीट करते हैं हेडलाइन के साथ, मैं पूछना चाहता हूं, उसी खबर में लिखा है कि एक मृत्यु जो हुई वो एक्सीडेंट से हुई, दूसरी मृत्यु काकोली सरकार की वहीं के राज्य सरकार की पुलिस का रिपोर्ट है कि भाई उनकी सुसाइड नोट में लिखा है कि कोई मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं। तीसरा, प्रदीप कर, जो पहली सबसे आत्महत्या हुई थी, आत्महत्या की नोट जो है वो एक लिखी गई है, उनकी तो 4 उंगलियां नहीं थी, तो वो फॉरेंसिक में बंगाल पुलिस ने भेजा है। ये किस प्रकार और आधार से आप इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं? और आपके सामने इरफान अंसारी का बयान है, उसको नहीं स्वीकारना है। दिलीप महतो का बयान है, उसको नहीं स्वीकारना है। धमकी देने वाले वो मिस्टर बर्मन है, उसको नहीं स्वीकारना है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये शहजाद साहब जरा ले लेते हैं, आपने जो बोला उस पर जवाब भी तो आप चाहेंगे ना, आप जवाब भी चाहेंगे, जवाब भी लेते हैं। संजय शर्मा साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं। संजय शर्मा साहब। नहीं, 80,000 किस देश में भेजे वो पूछ। मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको फॉलो करती है, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहले टेन्योर के लिए भाषण देते हैं, चुनाव जिताने के लिए उनको काम करते हैं, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रह रहे जब अवैध प्रवासियों के लिए जो काम करते हैं, हमें तो बहुत पीड़ा हुई साहब कि हमारे प्रधानमंत्री जिसके लिए वोट मांगने अमेरिका तक चले गए, उसने हमारे ही साथियों को पांव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ी पहनाकर हमारी छाती पर विमान देकर छुड़वा दिया। और ये 2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज हैं, और 2014 से आज तक ये बांग्लादेशियों को उनके वहां नहीं भेज पा रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को उनके वहां नहीं भेज पा रहे हैं, और ये अभी बात करते हैं, दूसरे पर आरोप देते हैं। इनको जितने बांग्लादेशी भारत में हैं उनको भेजना चाहिए था, इससे अच्छे तो मनमोहन सिंह जी थे, कितने संख्या में भेजे। शहजाद साहब, आप अपना चेहरा दिखाइए। और ये बयानात की बात करते हैं, आपको शुभेंदु अधिकारी के बयानात चेक करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी ने बंगाल के हालात और बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए जो जो बात कही है, यदि उन बातों की सही तरीके से जांच हो जाए तो भाजपा की कलई खुलेगी। इनके अपने मंत्री शांतनु ठाकुर, उनके बयानों की जांच होनी चाहिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष की जांच होनी चाहिए, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की जांच होनी चाहिए। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग देश की जनता को मिसगाइड करेंगे, और देश का इतना बड़ा जो लोकतंत्र का काम चुनाव आयोग करने जा रहा है और इतनी त्वरित गति से करने जा रहा है कि काम के अत्यधिक दबाव के कारण बीएलओस को ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है जो उन्हें सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसे जान देने से भला नहीं हो सकता, उन्हें भी फेस रखकर प्रतिवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था। बंगाल की जनता उसके साथ है। असल में ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से वोट बंदी, ठीक है सर, सुरेंद्र राजपूत जी का भी, संजय शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी ने देश में। संजय शर्मा साहब की बात हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है शहजाद पूनावाला साहब ने कि आपने कितने लोगों को कहां भेजा? अभी ये मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये दे दूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं शहजाद भाई से। शहजाद भाई, रोहिंग्या को फ्लैट देने का काम और रोहिंग्या को कॉलोनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है। हरदीप पुरी ने ट्वीट भी किया था। कम से कम अगर हरदीप पुरी वो जो बच्चों के उसमें केस में आपको याद होगा ना, अमेरिका है ना, वो फ्लैट भी देने का काम रोहिंग्या को भाजपा करती है। और हम तो कहते हैं कि हो सकता है 2014 से पहले कोई कमी रह गई हो। मान लीजिए 2014 से 2025 तक आपने कितने लोगों को डिपोर्ट किया? डिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में आवामी लीग के 8,000 कार्यकर्ता और शेख हसीना, क्या ये वैध रूप से क्या नाम रह रहे हैं? अवैध रूप से। आप तो जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे, 10,000 एकड़ आपने अपनी भूमि दी बांग्लादेश को।
ठीक है, 10,000 एकड़ अपनी भूमि बांग्लादेश को दी, देश को छोटा किया, और उसके 6,000 लोगों को अपने पास ले लिया आपने। शेख हसीना को आप अपने पास लो, अवैध घुसपैठ आपके लिए, आप अपने लिए कराओ, अवैध घुसपैठ के नाम अपनी दुकान चलाओ आप। पहले झारखंड में अवैध, अब आज की डेट में झारखंड में कोई अवैध नहीं है, आप कह रहे हो। आप उसके बाद बिहार में अवैध, अब बिहार में कोई अवैध नहीं रह गया, अब बंगाल में और उत्तर प्रदेश में रह जाएंगे। अरे भाई, 11 साल से जो लोग अपने यहां से 5,000 लोग नहीं भेज पा रहे हैं आज की डेट में, वो लोग घुसपैठ के नाम पर कितना आप लोग थेथरई करोगे, कितनी आप लोग जनता सब देख रही है। और दूसरी जो बीएलओ वाली बात है, सबके सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई आदमी डीएम नोएडा की बात नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी, आपने मेरा नाम ले लिया है, लक्ष्मण जी आपने मेरा नाम ले लिया है, और आप एक स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया गया कि 80,000 को भेज दिया है, हमने भेज दिया था। मैंने जब पूछा कहां भेजा है, तो वो मेरे पास आंकड़ा नहीं है। और संजय शर्मा टीएमसी के पार्टी के नेता बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम यूपीए ने किया, तो फिर ममता दीदी कागज क्यों फेंक रही थी सोमनाथ चैटर्जी पे और पार्लियामेंट में? 2005 की बात है, मतलब ममता जी के स्टैंड को इन्होंने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है। चलिए छोड़ देते। दूसरी बात, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। लक्ष्मण जी, मैंने बीच में नहीं बोला है, ये मेरी बारी है। लक्ष्मण जी मेरी बारी है, और सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। हर बार मेरी बीच में आप बोलिए, आप बोलिए। हर बारी में मेरी बारी में डिस्टर्ब करते हैं। लक्ष्मण जी, संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण जी हर बार मेरी बारी में डिस्टर्ब करते हैं। अब अपनी बात पूरी करिए। घबराते भाई लक्ष्मण जी। हाँ लक्ष्मण जी, मैंने तो स्पेसिफिकली बताया कि रोहिंग्या को हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला, तो ममता बनर्जी ने बोला ये तो भले लोग हैं, इनको रहने देना चाहिए। उस पर भी कोई स्टैंड नहीं। हरदीप पुरी ने कोई घर नहीं दिया था, दिल्ली सरकार का वो आदेश था, उसको एमएचए ने वापस करवा दिया था, और हम लोगों ने किसी भी प्रकार से किसी को नहीं दिया। हमने तो उनको डिपोर्ट और डिटेन करने के लिए बोला, तो जाके प्रशांत भूषण ने अर्जी लगाई। दूसरी बात, मेरी बात का समय खत्म। लक्ष्मण जी लास्ट बोलिए। हाँ लास्ट, मैं आपको बताऊं, पूरी कॉलोनी बना रखी है जम्मू कश्मीर। ये गलत तरीका अपनाया जा रहा है। मैंने नहीं बोला। हाँ, देश की भूमि की बात कम से कम कांग्रेसियों के मुंह से ना निकले, जिन्होंने पीओके, अक्साई चीन और कच्चा तीबू दे दिया, जैसे संजय शर्मा जी। माता पिता की जमीन। मैं आपके चैनल के माध्यम से लक्ष्मण जी, मैं आपके माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ एसआईआर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपनी निरंकुश तानाशाही के लिए कुख्यात है, और नोटबंदी से वोटबंदी तक संवेदनहीनता की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, इसका दुनिया के देशों में सेकंड एग्जांपल नहीं मिलेगा। आज ये चुनाव आयोग के तरफ, चुनाव आयोग के कार्यों की तरफ इनको जो रुख अपनाना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग के फेवर में बैटिंग करने लग जाते हैं। बिहार में हार के बाद, बिहार के रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया में हमने देखा, जनादेश की जगह ज्ञानादेश लिखा हुआ जब आ रहा था, हमें तकलीफ होती थी। चुनाव आयोग देश का है, चुनाव आयोग भाजपा का नहीं है, और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जब अंगुलियां उठेगी, लोग सवाल करेंगे, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। मिर्ची भाजपा को क्यों लगती है? हालांकि चुनाव आयोग ने जवाब दिया यहाँ पे। शर्मा साहब, चुनाव आयोग, संजय शर्मा साहब, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग आप लोगों की शिकायतों को संज्ञान लेता है, क्योंकि जब बात उठी कि बीएलओ जो है डेटा को डिजिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने टेंडर निकाला कि ठीक है, हम 10,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करेंगे, उनको रखेंगे। हालांकि उसका भी विरोध हो रहा है, अलग बात है। यहाँ पे संगीत रागे जी, संचित में आपसे ये सवाल पूछूं मैं कि ये जो पूरा मामला है एसआईआर को लेकर अब जिस लेवल पहुंच चुका, अगर कोई ये कहता है कि डेट बढ़ा दीजिए, अभी तो कोई बिहार जैसे चुनाव तो है नहीं, तो डेट एक्सटेंड करने में क्या दिक्कत है? कर देना चाहिए। ये कि ये चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ देना चाहिए, मैं भी इससे असहमत नहीं हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो लोग चुनाव ये मतदाता सूची के इसके इन्वेस्टिगेशन का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो वास्तव में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये छोटी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। कर रहे थे कैसे कुछ निकलेगा। दिमाग खराब हो गया है। रही बात गद्दार कहने की आदत, तो गद्दार तुम हो, संघ है पूरा। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, वो लोग आज की डेट में हमें देशभक्ति और गद्दारी सिखाएंगे।
गद्दार पूरा संगीत रागी, पूरा संघ और वो सारे के सारे लोग गद्दार हैं जिन लोगों ने देश की आजादी में कोई काम नहीं किया, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों को 60 रुपए की पेंशन। गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही हम लोग बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही संजीदा डिबेट यहाँ पे कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इस स्तर पे विरोध एसआईआर को छोड़ देना चाहिए। एसआईआर जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया पे सवाल उठाना तो उठाइए। आप बीएलओ के काम वर्कलोड को कम करने की बात कर सकते हैं, एसआईआर का विरोध छोड़ दीजिए, वो चुनाव आयोग का काम है, करने देना चाहिए। देखिए, मैंने ये बात कही थी तो शहजाद जी ने वो तस्वीरें दिखाई कि एसआईआर का विरोध संसद के बाहर जब पार्टियां कर रही थी। प्रक्रिया का विरोध करना और इस वजह से एसआईआर को स्टॉप करना ये एक अलग बात होती है, और एसआईआर होने नहीं देंगे एक अलग बात होती है। एक बात और है, जैसे मेरी बारी है तो हम ये कहें, हम इस दौरान हम किसी को अपशब्द बोलते रहें और शहजाद जी को अगर हम कुछ गलत बोल दें तो शहजाद जी को हक नहीं मिलना चाहिए कि प्रेम कुमार का विरोध करें कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं। अरे वो मुझे नॉन जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पत्रकार भी नहीं मान रहे। भैया संगीत रागी जी गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे, दमाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है इसी डिबेट में। ये सब अपमानजनक शब्द हैं, इनको इसलिए प्रेम कुमार जी आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने इस शो में मैंने बीच में रोका कि गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि मामला काफी संजीदा है और हमारे चैनल पे ऐसे संजीदे डिबेट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह तू मैं वाली बात नहीं करते हैं। और शुरू में सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा भी कि तू मैं करने वाले प्लेटफॉर्म बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।